हेलो विद्यार्थी, बीडीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको प्रिय छात्र छात्राओं विदित है कि इस बार कक्षा 10 में राजस्थान सरकार ने एनसीईआरटी का एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसमें कि विज्ञान विषय का जो पहला पाठ है एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हम आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान से देखना। पहले जो आपका जो पाठ है, पाठ नंबर 1 जो है, जिसका कि नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या नाम है प्रिय छात्र छात्राओं पहले चैप्टर का? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि अंक 5 कितने नंबर का है प्रिय छात्र छात्राओं? 5 अंक का है। कितने अंक का है? 5 अंक का है। तो ध्यान से समझना प्रिय छात्र छात्राओं, में पहला पाठ जो है आपका केमिस्ट्री का भाग है ये, और केमिस्ट्री का पहला पाठ मैं आपको प्रारंभ करने जा रहा हूं। ये केमिस्ट्री का भाग है, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है जो केमिस्ट्री का पाठ है, केमिस्ट्री का भाग है। और पहला पाठ में एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार कक्षा 10वीं का प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान से देखना और समझना। तो देखिए, शुरुआत करते हैं चैप्टर की कि अपने दैनिक जीवन में, फर्स्ट लाइन है आपके बुक की, ये फर्स्ट लाइन है आपके बुक की जिसको मैं पढ़ रहा हूं। तो ध्यान समझना कि अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, आपके सिलेबस में 6 परिस्थितियां दे रखी हैं उसने। कितनी परिस्थितियां दे रखी हैं? 6। और फर्स्ट लाइन उसने लिखी है कि अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। क्या कीजिए प्रिय छात्र छात्राओं? विचार कीजिए कि क्या होता है जब। तो देखिए, मैं फर्स्ट लिख रहा हूं परिस्थिति, यानी उसने कितनी परिस्थिति देख रखी है? 6। क्या होता है जब। तो फर्स्ट परिस्थिति है प्रिय छात्र छात्राओं कि गर्मियों में, किसमें? गर्मियों में कमरे के ताप पर ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, गर्मियों में कमरे के ताप पर ध्यान देना, गर्मियों में कमरे के ताप पर। किस पर प्रिय छात्र छात्राओं? कमरे के ताप पर। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को, किसको प्रिय छात्र छात्राओं? दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो देखिए, आपने विचार किया होगा, ध्यान दिया होगा और सुना भी होगा और समझा भी होगा कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो आपने महसूस किया होगा कि जब हम गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं तो दूध जो होता है या तो फट जाता है, क्या हो जाता है? फट जाता है, या क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। जमने का मतलब समझ रहे हैं? जमने का अर्थ होता है प्रिय छात्र छात्राओं कि दूध जो है वो किसमें? दही में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? दही में। आ रही बात मेरी समझ में? तो ध्यान देना कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। हमने विचार किया, ध्यान दिया इस परिस्थिति पर, तो हमने क्या देखा? हमने देखा प्रिय छात्र छात्राओं, क्या देखा कि जो गर्मियों में कमरे के ताप पर जो दूध को खुला छोड़ दिया गया, या वो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है, या क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है। इसका अर्थ है कि दूध जो होता है दही में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक नया पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा देखना, ध्यान से समझना दूसरी कंडीशन पर। दूसरी कंडीशन है कि लोहे का कोई तवा है, लोहा, आयरन, लोहे के तवे को या लोहे का तवा है। ध्यान देना, लोहे का तवा या कोई क्या है? कील है। क्या है प्रिय छात्र छात्राओं? कोई कील है
लोहे का तवा है या कोई क्या है, कोई कील है, क्या है, कील। लोहा जानते हैं आयरन होता है, क्या होता है, आयरन, और जिसका प्रतीक होता है Fe। देखा होगा 9th क्लास में मैंने आपको बहुत पढ़ाया, इसका प्रतीक बताया है Fe, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 26। कितना होता है, 26। किसका, Fe का कितना होता है, 26। तो ध्यान देना, Fe जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको यानी Fe आयरन भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जिसको आयरन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं प्रिय छात्राओं, आयरन के नाम से। किसके नाम जानते हैं, आयरन, Fe भी कह देते हैं। और जिसका जो प्रतीक होता है, जिसका क्या होता है, प्रतीक क्या होता है उसका, Fe, क्या होता है, Fe, जो कि 26वां आवर्त सारणी में इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है, 26वां है। कितना है, 26वें नंबर पर आता है। ध्यान समझना। तो देखिए लोहे का तवा या कील को, वो कह रहा है लोहे का तवा या कील को आर्द्र वायुमंडल में, कैसे वायुमंडल में, आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है जहां पर क्या है, नमी है, क्या है, जहां पर नमी। तो आर्द्र वायुमंडल में, कैसे में, आर्द्र, आर्द्र का मतलब क्या होता है, नमी। आर्द्र वायुमंडल में, ध्यान देना, समझना मेरी बात को, नोट करना बिंदु को, कि लोहे का तवा या कील को आर्द्र वायुमंडल में, आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो देखना प्रिय विद्यार्थियों, देखा हो आपने क्या होता है जब उसको हम आर्द्र वायुमंडल में क्या कर देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे खुला छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो हमने देखा होगा, आपने देखा होगा कि उस लोहे के जो तवा है या लोहे की जो कील है उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। क्या लग जाती है, जंग। लाल भूरे रंग की एक क्या हो जाती है, उस पर परत चढ़ जाती है। लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है, उस पर एक परत चढ़ जाती है। देखा होगा प्रिय छात्र छात्राओं कि जो लोहे का तवा या कील है, जो लोहे का क्या है, तवा या कील है, जब उसको वायुमंडल में हम खुला छोड़ देते हैं तो वायुमंडल में क्या होती है, आर्द्र यानी नमी होती है। नमी जो होती है ना, नमी, ये लोहे की कील को क्या, लोहे की कील पर क्या हो जाती है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिससे धीरे धीरे लोहा क्या होने लग जाता है, क्षय होने लग जाता है। लोहा क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। तो देखिए हमने परिस्थिति, हमने क्या है, अपने दैनिक जीवन की परिस्थिति पर क्या कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, दैनिक जीवन की परिस्थिति, और उस पर हम विचार कर रहे हैं। विचार किया तो आर्द्र वायुमंडल में, कैसे में, आर्द्र वायुमंडल में। क्यों पढ़ाया आपने, वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल में जो होता है ना, वो विभिन्न गैसों के अनुपात से उसका क्या होता है, निर्माण होता है। विभिन्न गैसों के अनुपात से उसका क्या होता है, निर्माण होता है। जैसे कि सबसे ज्यादा क्या होती है, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, 78%, ऑक्सीजन 21% में भाग में पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.03%, 0.03%। इसके अलावा अल्प मात्रा में हीलियम होती है, आर्गन होती है, नियोन होती है, क्रिप्टॉन होती हैं। और इसके अलावा वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प आदि सभी से मिलकर अपने वायुमंडल का संगठन का क्या होता है, निर्माण होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको इस टॉपिक को समझाया था कि पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों के एक अनुपात का क्या होता है, मिश्रण है। क्या है, विभिन्न प्रकार गैसों के अनुपात का क्या है, मिश्रण है। या विभिन्न प्रकार की गैसें मिलकर वायुमंडल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और इसके अलावा ऑक्सीजन, जिसको हम प्राण वायु गैस के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम
और ऑक्सीजन गैस की भी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वस्तुओं को जलाने में भी क्या होती है, सहायक होती है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, पार्ट नंबर 1 चल रहा है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और मैंने फर्स्ट लाइन आपकी बुक की जो मैंने बोली थी कि अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर क्या कीजिए, ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। और मैंने आपके लिए 2 परिस्थितियों के बारे में अब तक समझाया है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर, गर्मियों में कमरे के ताप पर किसको, ताप पर किसको, दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो मैंने बताया क्या होता है, दूध जम जाता है या दूध क्या होता है, फट जाता है। दूसरी परिस्थिति मैंने बताई कि लोहे का तवा है या कील है, लोहा आयरन Fe जिसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। और उसको हम आर्द्र वायुमंडल में क्या करते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि वायुमंडल में मैंने अभी आपको समझाया था, ध्यान दे के सुनना, कि वायुमंडल में गैसों के साथ साथ इसके रासायनिक संगठन में धूल के कण और जलवाष्प भी होता है। और जलवाष्प जो होता है जिसको हम नमी भी कहते हैं, और ये नमी जो होती है ना, लोहे की कील को जब हम आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, जो ये भूरे रंग की क्या होती है, गहरे भूरे रंग की क्या होती है, एक परत होती है। चलते हैं तीसरी परिस्थिति पर, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। तीसरी परिस्थिति के बारे में बता रहा है कि अंगूर का क्या हो जाता है, किण्वन हो जाता है। ध्यान देना, अंगूर देखे होंगे आपने, अंगूर का किण्वन हो जाता है। और अंगूर का जो किण्वन हो जाता है, और अंगूर के किण्वन के द्वारा ही क्या है, एल्कोहल आदि का निर्माण किया जाता है। तो एक नया पदार्थ बना के नहीं बना, यहां पर एक नया पदार्थ बना के नहीं बना, यहां पर एक नया पदार्थ बना के नहीं बना। चलते हैं अगली परिस्थिति पर, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, समझना मेरी बात को, कि भोजन पकाया जाता है। भोजन जो है, क्योंकि मानव को अपने भिन्न विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। यानी मानव को विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से। किससे होती है, भोजन से। समझना, 9th में आपने पढ़ा है कि कोशिका का शक्ति गृह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे शरीर में जो भोजन जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, संचित होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। और ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है, एटीपी होती है। एटीपी का पूरा नाम मैंने क्या बताया था आपको, ध्यान दिया हो तो 9th क्लास में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी, एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फास्फेट। तो भोजन से क्या प्राप्त होती है हमें, ऊर्जा। क्योंकि हम विभिन्न क्रियाकलाप करने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, विभिन्न क्रियाकलापों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, भोजन से। किससे होती है, भोजन से। और मानव जो होता है, मानव जो होता है, भोजन के हिसाब से देखें, मानव एक सर्वाहारी प्रकार का है। कैसा है, सर्वाहारी प्रकार का है। क्योंकि प्रकृति के आधार पर बात करें तो देखिए, शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, और एक क्या होते हैं, सर्वाहारी। जबकि मानव जो है होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस मानव का एक वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। समझना मेरी बात को, 9th में भी आपको समझाया था मैंने। तो देखिए, मानव जो होता है, मानव, ध्यान देना, उसके लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए क्या होती है, भोजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो देखिए, परिस्थिति पर ध्यान देना, नोट करना प्रिय छात्र छात्राओं, कि भोजन पकाया जाता है। क्या किया जाता है, भोजन पकाया जाता है। अब भोजन को हम क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। तो देखिए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जब भोजन को पकाया जाता है तो भोजन क्या हो जाता है, नरम या मुलायम हो जाता है। माना भोजन जो है, भोजन को हम क्या कर रहे हैं, पका रहे हैं। तो जब भोजन को हम पकाते हैं तो वो नरम या क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। कैसा हो जाता है, नरम या मुलायम हो जाता है। तो एक नया पदार्थ बना के नहीं बना, यहाँ पर एक नया पदार्थ बना। हम दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर क्या दे
रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और उन पर क्या कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। चलते हैं, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं। अगला जो पांचवा जो है अपना क्रम संख्या पांचवी जो है वो है कि हमारा शरीर भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है। क्योंकि आप जानते हैं हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और मैंने बताया एक टॉपिक और ध्यान करना, यहाँ पर नोट करना, कंपटीशन के हिसाब से बहुत अच्छा है कि शहरी क्षेत्रों के में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रतिदिन 2100 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति को अधिक परिश्रम करना पड़ता है और जब अधिक परिश्रम करेंगे तो ऊर्जा की भी आवश्यकता कैसी होगी, अधिक होगी। और अधिक ऊर्जा हमें किससे मिलेगी, अधिक भोजन से मिलेगी। और भोजन का हमारे शरीर में क्या होता है, पाचन होता है। तो देखिए पांचवी परिस्थिति में बताने जा रहा हूं आपके लिए कि हमारा शरीर, ध्यान देना, हमारा शरीर भोजन को, किसको प्रिय छात्र छात्राओं, भोजन को, हमारा शरीर भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है। क्या कर लेता है प्रिय छात्र छात्राओं, पचा लेता है। हमारा शरीर भोजन को क्या कर लेता है, पचा लेता है। क्योंकि भोजन जो करते हैं, भोजन हम करते हैं वो इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में, समझना मेरी बात को, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या करना, परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। और पाचन जो होता है उसमें हमारे शरीर के कई अंग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। पाचन की क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। किससे प्रारंभ हो जाती है, मुख से। और लेकिन सर्वाधिक जो पाचन होता है, सर्वाधिक भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहां पर होता है, छोटी आंत में होता है। और उस भोजन को, अवशोषित भोजन जो होता है उसको शरीर यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या कर लेता है, संचित कर लेता है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो देखिए हमारा शरीर भोजन क्या कर लेता है, पचा लेता है। तो पचाने से एक नया पदार्थ बना के नहीं बना, पचाने से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई कि नहीं हुई भाई। भोजन जो हमने किया कैसे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, हमारे शरीर ने क्या किया, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर दिया, अपघटित कर दिया। ओके, चलते हैं। अगला जो है कि हम श्वास लेते हैं। क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। क्यों, सजीव हैं। क्या है, हम सजीव हैं। और सजीवों, आप जानते हैं सजीवों जो होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि भाई सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं, सजीव जो होते हैं जनन करते हैं, सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं, सजीव जो होते हैं वो उत्सर्जन करते हैं, सजीव जो होते हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं, सजीव जो होते हैं भोजन करते हैं। तो जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं वो सब क्या है, सजीव। और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, निर्जीव। तो सजीव जो होते हैं सजीवता के लक्षण हैं, ये सजीवता के क्या हैं, लक्षण हैं। तो हम क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। क्या लेते हैं, हम श्वास लेते हैं। तो देखना प्रिय छात्र छात्राओं, हम जब श्वास लेते हैं तो देखिए श्वास लेते हैं, अब अपनी श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन यानी O2। क्योंकि O2 की अभी मैंने बताया था जब मैं वायुमंडल के बारे में बता रहा था कि ऑक्सीजन की वायुमंडल में 21% मात्रा पाई जाती है। और 21% जो मात्रा पाई जाती है, इसके साथ ही मैंने बताया था कि ऑक्सीजन को हम प्राण वायु गैस के नाम से भी जानते हैं। और ऑक्सीजन जो होती है वो वस्तुओं को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन वस्तुओं को जलाने में क्या होती है, सहायक होती है। आई बात समझ में। तो जब हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। और हम
अपनी श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? हम निकालते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ली हमने? O2। कौन सी गैस निकाली हमने अपने श्वसन के क्रिया के द्वारा बाहर? CO2। तो एक नया पदार्थ बना के नहीं बना। तो हमने अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों पर क्या दिया? ध्यान दिया और विचार किया कि नहीं किया? 6 परिस्थितियां मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? नंबर 1, दोबारा से एक बार और देख लीजिए। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध क्या होता है? जम जाता है या क्या हो जाता है? फट जाता है। लोहे का तवा या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाती है? लोहे की कील या तवे पर क्या होता है? गहरे भूरे लाल रंग की क्या हो जाती है? एक परत चढ़ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। और जंग से लोहा जो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? क्षय होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। तीसरा कौन सा बताया? अंगूर का क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता है। और भोजन क्या हो जाता है? पकाया जाता है। भोजन पकाया जाता है तो भोजन कैसा हो जाता है? नरम या मुलायम हो जाता है। हमारा शरीर भोजन क्या कर लेता है? पचा लेता है। हम क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। तो जब इन परिस्थितियों पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। क्या करते हैं? विचार करते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में जो प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति थी, समझना मेरी बात को, इन संपूर्ण जो परिस्थितियां हमने देखी हैं, उपयुक्त 6 परिस्थितियों का हमने क्या किया है? अध्ययन किया है। उपयुक्त 6 परिस्थितियों में जो क्या था अपना, ध्यान से समझना, जो इन 6 परिस्थितियों में मैंने बताया आपको कि प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है, किसकी? प्रारंभिक जो वस्तु की जो क्या है? प्रकृति है। प्रारंभिक वस्तु की क्या है? जो प्रकृति है, उसका क्या है? नेचर है, स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, समझना। और जो पहचान है, क्या है? उसकी पहचान है एवं पहचान है, वो क्या हो गई? कुछ ना कुछ क्या हो गई? बदल गई। आई बात समझ में? प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति एवं पहचान क्या हो गई? बदल गई। देख लेना 6 परिस्थितियों में, है कि नहीं है? यहाँ दूध को हमने कमरे खुले ताप पर छोड़ दिया तो क्या हुआ? गर्मियों में वो फट गया या जम गया। जम गया तो दूध से क्या बन गई? दही बन गई। क्या बन गई? दूध से दही बन गई। लोहे का तवा या कील था, आर्द्र वायुमंडल में क्या कर दिया हमने? छोड़ दिया। छोड़ दिया तो क्या हुआ? लोहे पर क्या लग गई? जंग लग गई। क्या लग गई? लोहे पर जंग लग गई। आई बात समझ में? अब लोहे पर जब जंग लग गई या कोई भी हमने 6 परिस्थितियों का अध्ययन किया है तो इसमें प्रत्येक परिस्थिति में जो क्या थी? प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति थी, ध्यान देना इस पॉइंट पर, बहुत नोट करना, ठीक ना। प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति और पहचान है वो कुछ ना कुछ क्या हो जाती है? बदल जाती है। और ध्यान देना मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि जहां पर यानी वस्तु की प्रारंभ प्रकृति और पहचान जब बदल जाती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ क्या बना है? नया पदार्थ बना है। और जहां पर नया पदार्थ बनता है, समझना, क्योंकि प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान क्या हो गई? बदल गई। कुछ ना कुछ बदल गई तो इसका मतलब क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और रासायनिक परिवर्तन जहां पर होता है ना, वही क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी पदार्थ में। समझना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझना, ध्यान देना, पॉइंट को नोट करना इस चीज को। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझना। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनती है? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में यही पॉइंट महत्वपूर्ण है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। जो किसी पदार्थ में होने वाले, किसी पदार्थ में ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, किसको प्रिय छात्र छात्राओं? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? और मैंने इसकी परिभाषा लिखा दी। पाठ शुरुआत भी आपके पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको ला रहा हूं हर बिंदु पर, तो ध्यान देना, समझना।
किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बनती है, 1 नंबर में बोर्ड पूछ सकती है कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो तुम्हारा उत्तर होना चाहिए, बोर्ड पर परिभाषा लिखी हुई है कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक डीपली नॉलेज की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, तो देखना समझ में आएगा आपके में, आपने हल्का सा उसके बारे में पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डीपली नॉलेज भी देना चाहता हूं, क्योंकि आप आगे चलकर आपको साइंस लेनी है, मैथ साइंस या बायो साइंस, और आगे आपको चलकर नीट, NIT, IIT जैसे बड़े कंपटीशनों में आपको भाग लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी डीपली नॉलेज भी दे रहा हूं, समझना। एक चीज पढ़ा होगा आपने, पदार्थ। क्या पढ़ा होगा? पदार्थ। ध्यान देना मेरी बात को, क्या पढ़ा है? पदार्थ। समझना, पदार्थ। तो मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया है कि वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, समझना, वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, आई बात समझ में, वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? जिसका द्रव्यमान होता है, और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाती है? पदार्थ। समझना मेरी बात को, परिभाषा में बोल रहा हूं, नोट करना आप कि वह यानी पदार्थ किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है पदार्थ किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है, वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। स्थान का मतलब हो गया आयतन। स्थान का मतलब क्या हो गया? आयतन। तो वह वस्तु जो क्या होती है? ब्रह्मांड में क्या करती है? स्थान घेरती है, जिसका क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन होता है। और क्या होता है? आयतन होता है। समझना, पदार्थ किसे कहते हैं? वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? अरे ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञान प्लस इंद्रियां बराबर ज्ञानेंद्रियां। ज्ञान कराने वाली इंद्रियों को हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो वह वस्तु जो ब्रह्मांड में स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और क्या होता है? जिसको हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ। समझना मेरी बात को, नोट करना, क्या कहलाती है? पदार्थ। आगे बढ़ते हुए फिर मैंने आपको पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 5। गौर देना, समझा होगा आपने। थोड़ा सा 9th क्लास में भी मैंने इस टॉपिक पर फोकस दिया था और आपसे कहा था कि भाई ये टॉपिक हल्का सा 10वीं में भी है। तो देखिए अवस्थाएं, पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। नंबर 1 पढ़ा होगा ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव, कौन सी? द्रव अवस्था। नंबर कौन सी? तीसरी गैस अवस्था। कौन सी अवस्था प्रिय छात्राओं? गैस अवस्था। नंबर 4 पढ़ी होगी आपने प्लाज्मा अवस्था। कौन सी? प्लाज्मा। और 5वीं पढ़ी होगी आपने BEC। क्या पढ़ी होगी आपने? BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वीं अवस्था। कुल अवस्थाएं कितनी हो गई पदार्थ की? पदार्थ की कुल अवस्थाएं होती हैं 5। सामान्यतः पढ़ते हैं आप 3, ठोस, द्रव और गैस। नंबर 1 ठोस अवस्था, नंबर 2 द्रव अवस्था, नंबर 3 गैस अवस्था। मैं 2 अवस्था आपको डीपली नॉलेज के आधार पर 2 अवस्थाएं एक्स्ट्रा बता रहा हूं। एक होती है प्लाज्मा और एक होती है BEC। प्लाज्मा जो होती है अपने स्टार जो तारे होते हैं उनमें पाई जाती है, और BEC बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो कि भारतीय वैज्ञानिक हुए थे कौन? सत्येंद्रनाथ बोस। और एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। दोनों ने मिलकर पदार्थ की 5वीं अवस्था का क्या किया? निर्माण किया। इसलिए दोनों के नाम पर ही 5वीं अवस्था का नाम रख दिया BEC। सत्येंद्रनाथ बोस, बॉस का B और अल्बर्ट आइंस्टीन का E, और C से कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ओके, इसके बाद फिर मैंने आपको एक बात और बताई होगी। अभी मैंने आपको बताया है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। आगे ध्यान देना,
कि जो पदार्थ के जो गुण होते हैं, कितने गुण होते हैं? पदार्थ के 2 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं प्रिय छात्र छात्राओं? 2 गुण होते हैं पदार्थ के। नंबर 1 गुण होता है भौतिक गुण और नंबर 1 दूसरा होता है रासायनिक गुण। समझना, पदार्थ किसे कहते हैं? नंबर 1। नंबर दूसरा क्या, एक टॉपिक मैंने और एक्स्ट्रा बताया, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 5। अगला मैं बता रहा हूं पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के कितने गुण होते हैं? पदार्थ में कितने गुण होते हैं? पदार्थ में 2 गुण होते हैं। नंबर 1 होता है, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, भौतिक गुण। कौन सा गुण होता है? एक तो भौतिक गुण, और नंबर दूसरा जो होता है वो होता है रासायनिक गुण। कौन सा होता है? रासायनिक गुण। आ रही है बात समझ में? नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर दूसरा होता है रासायनिक गुण। ओके। और इन्हीं भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के आधार पर, इन्हीं भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों में 2 प्रकार के क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं उनको हम? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पदार्थ के भौतिक गुण 2 प्रकार हो गए, 2 टाइप्स हो गए इसकी। नंबर 1 भौतिक गुण और नंबर दूसरे कौन से हो गए? रासायनिक गुण। और इन्हीं के आधार पर कितने परिवर्तन होते हैं? 2 होते हैं। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन और नंबर दूसरा रासायनिक परिवर्तन। तो प्रिय छात्र छात्राओं, नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपके लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक्स। ओके।